BA सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट में जो कसीदा शामिल है वो है शेख मोहम्मद इब्राहिम जोग का। तो कसीदे की तशरीह करने से पहले हम जानेंगे शेख मोहम्मद इब्राहिम जोग की कसीदा निगारी की खुसूसियात। तो उर्दू कसीदा निगारी में सौदा के बाद दूसरा दर्जा जोग का है। गोया वो उर्दू के दो बड़े कसीदा निगारों में से एक हैं। गज़ल के बाद जिस सिन्फ़ सुखन पर उनकी तवज्जो मरकूज़ रही वो कसीदा ही है। दहली के दरबार शाही से उनका गहरा ताल्लुक़ था और वली अहद सल्तनत के उस्ताद थे जो आगे चलकर तख्त नशीन हुए। किले की मुख्तलिफ़ तकरीबात के मौके पर जोग मुबारकबाद के कसीदे कह कर दरबार में पढ़ा करते थे और इनाम व इकराम से नवाजे जाते थे। मौलाना आज़ाद लिखते हैं, जब तक अकबर शाह ज़िंदा थे तब तक उनका उस्ताद जोग का ये दस्तूर था कि कसीदा कहकर ले जाते और अपने आका वली अहद बहादुर शाह जफ़र को सुनाते और दूसरे दिन वली अहद ममदूह इसमें अपनी जगह बादशाह का नाम डालकर ले जाते और दरबार शाही में सुनाते। यानी उन्होंने जो कसीदे लिखे हैं वो ज़्यादातर दरबार शाही से मुताल्लिक़ लिखे हैं। जोग के जो कसीदे दस्तयाब हैं उनकी तादाद 25 के करीब है और उनके ममदूहीन का दायरा भी महदूद है। एक कसीदा मिर्ज़ा मुग़ल की मदह में है, बाकी सब के सब अकबर शाह शानी और बहादुर शाह ज़फ़र की मदह में हैं। इनके कसीदों को सौदा के कसीदों के सामने रख कर देखते हैं तो एहसास होता है कि मज़ामीन व मौज़ूआत के एतबार से भी इनका दायरा महदूद है। यानी ममदूहीन का दायरा तो महदूद है ही, इनके कसीदों में मज़ामीन और मौज़ूआत के एतबार से भी दायरा महदूद है। सौदा के बरक्स उन्होंने जितने कसीदे लिखे वो तबीयत की उपज से नहीं, सिर्फ फ़र्ज़ अदा करने के लिए लिखे, इसलिए वो जोश व खरोश और एहतराम के फितरी इजहार से खाली हैं। जब हम इनके कसीदों को अज्जा के तौर पर देखते हैं, यानी जो जोग के कसाइद हैं उनको मुख्तलिफ़ अज्जा का तनकीदी जायज़े के तौर पर देखते हैं, तो हम पाते हैं कि इनका जो मौजू है यानी ममदूह की जब वो तारीफ़ करते हैं तो वो सबसे अहम है। तो सबसे पहले हम लेते हैं मतले को। कसीदे का मतला इस लिहाज से नहायत अहम होता है कि उसकी कामयाबी पर कसीदे की पजीराई का दारोमदार होता है। मतले ममदूह और सामीन को अपनी गिरफ्त में लेने की सलाहियत रखता हो तो ये कसीदे की कामयाबी की ज़मानत है। जोग ने बाज़ मतले बहुत खूब कहे हैं, इनमें नुदरत भी है और दिलकशी भी। एक मिसाल देखते हैं, सावन में दिया फिर में शव्वाल दिखाई, बरसात में ईद आई कदे कश की बनाई। दूसरा जो अज्जा है तशबीब। जोग इल्मी इस्तिलाहों के बादशाह हैं। तशबीब में वो आमतौर पर फ़लसफ़ा, मुंतिक, नज़ूम, तिब, तसव्वुफ़ और मौसीकी वगैरह से मुताल्लिक़ इस्तिलाहों का कसरत से इस्तेमाल करते हैं। सनतों से बहुत काम लेते हैं, लेकिन जोग की तशबीब से बिलउलूम एक फ़र्जी तस्वीर उभरती है। लफ्ज़ों का ज़ेरुबम अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। फ़नकाराना सूरतगिरी की दाद देनी पड़ती है। वक्त पसंदी और नज़ाकत आफरीनी का कायल होना पड़ता है, लेकिन दिल पर उसका कोई ज़्यादा असर नहीं होता है। तो इनके यहाँ जो तशबीब है वो इतनी ज़ोरदार और पुरअसर नहीं है बजाय सौदा के मुकाबले में। दूसरा जो पॉइंट है गुरेज़। कसीदे में गुरेज़ की बहुत अहमियत है। उसका काम तशबीब और मदह में ऐसी ग्रह लगाना है कि दोनों एक दूसरे से पेवस्त हो जाएं। बेशक गुरेज़ के मामले में जोग बाद जगह महारत का सबूत देते हैं, लेकिन कसीदे का ये मुकाम जिस खून जिगर और जिस खलाकाना सलाहियत का तकाज़ा करता है वो जोग की शायरी में नापैद है। फिर भी बाज़ कसीदों में वो ऐसी गुरेज़ लिखते हैं कि गुरेज़ का हक अदा कर देते हैं। और जब मदह की बात करते हैं तो मदह कसीदे का बुनियादी जुज़ है, क्योंकि कसीदा लिखने का मकसद यही है कि किसी की मदह की जाए।
اس لیے شاعر اس حصے پر بہت توجہ صرف کرتا ہے اور مدح کو زیادہ سے زیادہ پرزور بنانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ممدوح خوش ہو جائے۔ مدح کے معاملے میں مبالغے سے کام لیا جانا ناگزیر ہے۔ مولانا حالی نے قصیدہ نگاری کی مبالغہ آرائی کو بے حد ناپسند کیا، لیکن مبالغے کے بغیر مدح کا حق ادا کرنا ممکن نہیں۔ مرزا مغل کی مدح میں جوگ کا صرف ایک قصیدہ ہے، باقی قصیدے یا تو اکبر شاہ شانی کی مدح میں یا بہادر شاہ ظفر کی مدح میں۔ ان دونوں بادشاہوں میں سے بہت پہلے مغل سلطنت اپنا وقار کھو بیٹھی تھی۔ یہ مغل بادشاہ کتنے ہی مجبور اور لاچار سہی، کتنے ہی کمزور اور بے اثر سہی، لیکن رعایا کے دلوں میں ان کا احترام باقی تھا۔ کیونکہ یہ بابر اکبر اور شاہ جہاں کے وارث تھے اور جانشین بھی تھے۔ جوگ نے اکبر شاہ ثانی اور بہادر شاہ ظفر کے جو مدح کی ہے وہ کتنی ہی بے بنیاد سہی، لیکن شاعری کے نقطۂ نظر سے بالکل درست ہے۔ قدیم علماء ادب نے با اتفاق رائے یہ خیال ظاہر کیا کہ قصیدہ نگاری کسی ممدوح کے ذاتی اوصاف بیان نہیں کرتا، بلکہ ممدوح میں وہ خوبیاں دکھاتا ہے جو اس طبقے سے متعلق ہیں۔ مثلاً کسی بادشاہ کا ذکر ہو تو اس میں وہ اوصاف دکھائے جو بادشاہوں میں پائے جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ اعتراض غلط ہوگا کہ ذوق نے اپنے ممدوحین کے جو اوصاف بیان کیے ہیں ان کے وہ مستحق نہیں تھے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ممدوح کی جو تعریف ہوتی ہے، مدح جو ہوتا ہے، وہ ان کا خاصا پکڑ تھی اس پر، اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو نبھایا ہے۔ آخری جو جز ہے حسن طلب اور دعا، یہ قصیدے کا آخری حصہ ہوتا ہے اور دعا سے پہلے قصیدہ گو اپنے ممدوح کے سامنے اپنی غرض بھی رکھتا ہے، اور کبھی واضح لفظوں میں تو کبھی اشارے کنایہ میں ممدوح کے سامنے اپنے کچھ طلب کرتا ہے۔ ذوق نہایت قناعت پسند تھے اور اپنے شاگردوں کو بھی قناعت کی تعلیم دیتے تھے۔ انہوں نے کسی کے آگے دست سوال دراز نہیں کیا۔ وہ اپنے زمانے کے نامور قصیدہ نگار تھے، اگر چاہتے تو دوسرے درباروں میں قصیدے پیش کر کے رسائی حاصل کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ہاں، وہ قصیدے کے آخر میں دعا ضرور کیا کرتے تھے، جس کی ہم مثال دیکھتے ہیں۔ ذوق کرتا ہے دعائیا پر اب ختم سخن، تاکہ ہو سنگ سے لال اب آب سے پیدا گوہر۔ جو قصیدہ نگاری میں سودا کے مقابل تو نہ سہی، لیکن سودا کے بعد اردو قصیدہ نگاری میں کسی کا نام لیا جا سکتا ہے تو وہ ذوق ہیں، اور اس کی تصدیق فراق نے کی ہے کہ سودا اگر آسمان قصیدہ کے نصف النہار ہے تو ذوق اسی آسمان کے ماہ کامل۔